फ्लोरोमेट्री, फ्लोरोमेट्री में क्या होता है, हमारा फ्लोरोसेंस का इफेक्ट आता है। ठीक है, किसका इफेक्ट आता है? फ्लोरोसेंस। हमारा कोई भी सैंपल है, सैंपल के थ्रू हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाएगा, और जो उसमें रेडिएशन जा रहा है या फिर जब एब्जॉर्ब कर लेगा कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, एक फ्लोरोसेंस इफेक्ट देगा। ठीक है, फ्लोरोसेंस मतलब विजिबल लाइट आप बोल सकते हो, फ्लोरोसेंस इफेक्ट आएगा, और उसको मेजर करने के लिए जो हम कहते हैं उसको हम फ्लोरोमेट्री कहते हैं। फ्लोरोमेट्री मेजर करता है फ्लोरोसेंस को जो हमारे सब्सटेंस से निकलता है जब हमारा सब्सटेंस कोई भी लाइट या रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एक्साइटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं हायर एनर्जी स्टेट्स पे, तो जब हमारी लाइट एमिट करती है तो उसको डिटेक्ट करता है और साथ ही साथ उसको हमारे लोअर एनर्जी स्टेट पर पहुंचाने का भी काम करता है। आप एक तरीके से इसको देखो, हमारा जो फिगर है, अगर जैसे यहाँ से पास ऑन होता है तो इस तरीके से जाकर रिफ्रैक्ट, मतलब एक तरीके से इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग होता है कि जैसे लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई, पहले यहाँ जाएगी, इस पर स्ट्राइक करेगी, फिर यहाँ से मूव करेगी, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल आप देख सकते हो, फिर जाकर वो दोबारा दूसरी जगह स्ट्राइक करेगी। तो इस तरीके से हमारा क्या आता है, एक फ्लोरोसेंस इफेक्ट आता है जिसको हम मेजर करते हैं। यहीं पे जो फ्लोरोफोर है, ठीक है, हमारा फ्लोरोफोर क्या है, एब्जॉर्ब्स करता है फोटोन को, और जिसकी वजह से वो एक्साइटिंग स्टेट में, अगर स्टेट के बेसिस पर देखा जाए तो एक्साइट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को हायर स्टेट पर, एक्साइटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू हायर स्टेट, एब्जॉर्ब करेगा हमारे फोटोन को और एक्साइटिंग स्टेट पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर आएंगे, देखो अगर जैसे कोई हायर स्टेट पर है और उसको हमें ग्राउंड स्टेट पर लेकर आना है तो क्या करेगा, उससे कुछ बाहर भी तो जाना चाहिए, उससे हमारी एनर्जी इमिट होगी, हमारी लोअर एनर्जी इमिट करेगा, लोअर एनर्जी फोटोन्स इमिट करेगा, जो क्या होगा, हमारा लॉन्गर वेवलेंथ के बेसिस पर। इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आप वन बाय वन देखो, अगर ये सारी टेक्निक्स आपको, इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली इनके प्रिंसिपल्स याद रखने हैं तो आप क्या करो, इन प्रिंसिपल्स को वन बाय वन देखो, क्योंकि आने वाले आगे जब मैक्स टू मैक्स हम लोग आई गेस 9 to 10 टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, तो आप वन बाय वन इनके प्रिंसिपल आप एक नोटबुक में सेपरेट आउट कर लो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता है, फ्लोरोमेट्री का क्या होता है, साथ ही साथ क्रोमेटोग्राफी, HPLC, गैस, और वो सब जो है वो आगे हम देखेंगे, बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आप उसको ऐसे पढ़ सकते हो। फिर क्या होता है, जैसे हमने देखा है हमारा फ्लोरोफोर है, फ्लोरोफोर हमारे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में लेकर जाता है। फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो ग्राउंड स्टेट पर आते हैं, ग्राउंड स्टेट पर आने के लिए उन्हें हमारे जो फोटोन एब्जॉर्ब किए गए थे फोटोन्स को एमिट करता है लोअर एनर्जी की फॉर्म में। साथ ही साथ जो हमारी लाइट आती है, लाइट भी तो एमिट करता है ना, फ्लोरोसेंस एक तरीके से आप इफेक्ट देखोगे, विजिबल लाइट एक तरीके से आएगी, तो जब वो एमिट करता है वो कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बताएगा। आप किसी सब्सटेंस के थ्रू यहाँ से लाइट पास ऑन कर रहे हो, यहाँ पे आपको फ्लोरोसेंस इफेक्ट आ रहा है, तो क्या होगा, किसके बारे में, हमारे जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देगा कि हमारा फ्लोरोफोर का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या कंसंट्रेशन है और किस तरीके से इंट्रैक्शन हुआ है। ये इसके प्रिंसिपल का बेसिस है हमारा। कुछ हमें की पॉइंट्स या की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि सेंसिटिविटी के बेसिस पर, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन भी होगा, ज़रा सा कॉन्सेंट्रेशन भी प्रेजेंट होगा तो ये बता देगा वहाँ पर। सेलेक्टिविटी कैसी होती है, एक ना इसकी आप बोल सकते हो यूनिक एक्साइटेशन है कि ये एकदम से एक्साइटिंग स्टेट में रहता है। साथ ही साथ एमिशन, आप जो फ्लोरोफोर है, फ्लोरोफोर के बेसिस पे आप एमिशन देख सकते हो, आप ना डिस्टिंग्विश कर सकते हो, जब विजिबल लाइट कलर के बेसिस पर देखा जाए ना तो आप उसके बीच में ना डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हो, अंतर पता कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्टिविटी हम देख चुके हैं। साथ ही साथ डायनामिक रेंज में अगर देखा जाए, एक ये ना हमारी वाइड कंसंट्रेशन रेंज को मेजर करने में इजी होता है फ्लोरोसेंस इफेक्ट के थ्रू, या आप उसके बेसिस पर फ्लोरोफोर्स के उस पर देख सकते हो। फ्लोरोमेट्री मतलब अच्छे से आपको आपके कंसंट्रेशन के बेसिस पर देखा जाए तो
डायनेमिक रेंज है हमारे इसकी, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, हमारे सैंपल की इंटीग्रिटी मतलब जिस वे में हमारा सैंपल है उसको ध्यान से प्रिजर्व कर कर रखता है एनालिसिस के टाइम पे, एनालिसिस के टाइम पर उसको थोड़ा बहुत भी इधर उधर बिगड़ने नहीं देता। आप इसको याद रखो, ये जो चार्ट है ना, चार्ट के बेसिस पर ध्यान रखो, जैसे फ्लोरीमेट्री है, हमारा एक एक्साइटेशन सोर्स होगा जो क्या करेगा, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, फोटोन को एब्जॉर्ब कर कर। तो साथ ही साथ वहाँ पे जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करेंगे, क्या फ्लोरोफोर के कंबाइन होकर। साथ ही साथ वहाँ पे एमिशन डिटेक्टर रहेगा, एमिशन डिटेक्टर उसको जो आ चुका है, एमिट हो चुका है, वो डिटेक्ट करेगा। साथ ही साथ जो सिग्नल प्रोसेसर है, सिग्नल को प्रोसेस करना ज़रूरी है समझने के लिए, और हमारा एक आउटपुट आना चाहिए जिससे हम डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकेंगे कि हमारा जो फ्लोरोमेट्री टेक्निक है उसके थ्रू एनालिसिस किया गया है किसी सैंपल का, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या सैंपल है, क्या मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप बता सकते हो। अब जैसे कंपोनेंट्स हैं हमारे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब फ्लोरोमेट्री में कुछ कंपोनेंट्स तो प्रेजेंट होगा ना, जैसे हमारे उसमें था ऊपर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था लाइट सोर्स है, फिर मोनोक्रोमेटर है, सेम वैसा ही इसमें होता है। जैसे कि हमारा एक्साइटेशन सोर्स है, कोई भी यूवी या विजिबल लाइट सोर्स होगा जो हमारे मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करने में हेल्प करेगा कि हमारे मॉलिक्यूल एक्साइटेशन स्टेट में आ जाए। साथ ही साथ हमारे मोनोक्रोमेटर होंगे, मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, हमारा जो ब्रॉडबैंड होता है उसका एक पर्टिकुलर रीजन या स्पेसिफिक एक्साइटेशन सेलेक्ट करना या फिर उस वेवलेंथ को डिपिक्ट करना, साथ ही साथ वो मोनोक्रोमेटर का काम होता है। अब हमारे सैंपल सेल, आप सैंपल सेल से समझ जाओ, कहीं ना कहीं हमारा कोई सैंपल होल्ड करने के लिए चाहिए। जब जैसे वहाँ क्यूवेट था, वहीं सैंपल सेल होल्ड करेंगे जिसका एनालिसिस होना है। साथ ही साथ क्या होगा, हमारे एमिशन मोनोक्रोमेटर लगे रहेंगे। एमिशन मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, यहाँ पर वहाँ डिटेक्टर था डायरेक्ट सैंपल सेल के बाद, यहाँ एमिशन मोनोक्रोमेटर एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है, तो ये याद रखना फ्लोरोमेट्री में एमिशन मोनोक्रोमेटर आते हैं। जैसे ही हमारा फिल्टर होगा, एमिटेड लाइट को फिल्टर करेंगे, फिल्टर क्या करेगा, आइसोलेट करेगा वेवलेंथ के बेसिस पर। हमने वेवलेंथ देखा था ना 400 टू आप ये 0 समझ लो, ये डॉट डॉट आ रहे हैं, ठीक है, 400 टू 700 और 800 नैनोमीटर के बेसिस पर हमारा जो था। तो क्या होता है, इसके बीच में विजिबल लाइट आती है, तो क्या करेगा ये 500 समथिंग पर वो पर्टिकुलर डिजायर्ड वेवलेंथ को आइसोलेट कर देगा वहां से, और उसका विजिबल लाइट के थ्रू विजिबल फ्लोरोसेंस इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर क्या करेगा, मेजर करेगा इंटेंसिटी को, जो हमारा फ्लोरोसेंस बाहर आया है, हमारा जो फ्लोरोसेंस एमिट हुआ है ना, उसके बेसिस पर हमारा डिटेक्टर बताएगा, उसको मेजरमेंट करेगा। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखो, फ्लोरोमेट्री हमारे क्वांटिफिकेशन में यूज होगा। क्वांटिफिकेशन में जैसे किसी भी कोई फ्लोरोसेंट ड्रग है, नेचुरली अकरिंग हमारी कोई फ्लोरोसेंट ड्रग थी, उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हो आप बहुत इजीली, आपको पता चल सकता है उसके नेचर के बारे में। साथ ही साथ जो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में एक तरीके से आप ये सोचो, एक हमारा मिक्सचर में फ्लोरोसेंट है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल हमारा फ्लोरोसेंट इफेक्ट देगा, साथ ही साथ उसके साथ नॉन फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है जो नहीं देगा। तो इजी हो जाता है एक तरीके से, आप फ्लोरोसेंट टैगिंग कर सकते हो जिससे कि जो नॉन फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे, आप उनको डिपिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर नॉन फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। काइनेटिक स्टडी में जैसे रिएक्शंस होते हैं ना, आप उनको ट्रैक डाउन कर सकते हो इजीली, कोई भी काइनेटिक रिएक्शन हुआ है उसको ट्रैक डाउन करने में इजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा फ्लोरोसेंस चेंजेस के बेस पे कि यहाँ पर हमारी रिएक्शन टेक प्लेस की है, तो जब इसमें कन्वर्जन हुआ है तो क्या फ्लोरोसेंस चेंज आया है। इम्प्योरिटी डिटेक्शन में आप फ्लोरोसेंट के थ्रू मतलब आप ट्रेस कर सकते हो फ्लोरोसेंट इम्प्योरिटीज, किसके, कोई जैसे कोई अनडिटेक्टेबल मेथड है, ठीक है, तब आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर उसका कोई मेथड नहीं है, कोई दूसरा मेथड नहीं है, तो आप इसमें फ्लोरोमेट्री यूज कर सकते हो, फ्लोरोसेंट के थ्रू आप इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एडवांटेज आपका ये है, आपका हाईली सेंसिटिव है तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे इजीली वर्क करेगा ये हमारा, ठीक है। साथ ही साथ सेलेक्टिविटी के बेसिस पर देखो तो आप इसके कंपाउंड को ना डिफ्रेंशिएट इजीली कर पाओगे। डिफ्रेंशिएट के बेसिस पर ये होता है कि जैसे कोई भी यूनिक एक्साइटेशन है या एमिशन वेवलेंथ है, तो आप सेलेक्टिविटी देख लो उसकी कंपाउंड की क्या है, क्या पर्टिकुलर कंपाउंड किस तरीके से डिफरेंशिएट होगा।
देखो हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, सब कुछ लाइक प्रॉपर नहीं हो सकता, नथिंग इज परफेक्ट, हर टेक्निक परफेक्ट नहीं हो सकती। साथ ही साथ हमारी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। हमारा जो लिमिटेड फ्लोरोसेंट कंपाउंड है, आप देखोगे हर कंपाउंड फ्लोरोसेंट इफेक्ट नहीं दे सकता, लिमिटेड है फ्लोरोसेंट कंपाउंड। या फिर एक तरीके से आप देखो कि उनको टैग किया जा सकता है, ठीक है, तो वहाँ एक लिमिट आ जाती है कि आप लिमिट में ही कर सकते हो हर चीज़ को। फ्लोरोसेंस हमारा ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं, उनसे भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, थोड़ा इफेक्ट आ जाता है उस पर। जैसे कि हमारे कंपाउंड का पीएच या सॉल्यूशन का पीएच हमारे फ्लोरोसेंस इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर देता है। टेम्परेचर जो है वो भी इफेक्ट करता है, क्वेंचिंग एजेंट्स होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से लिमिटेशन कॉज करते हैं हमारे। अब हम देखो, हमने वहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे सिंगलेट, ड्यूबलेट और ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है तो किस तरीके से वर्क करता है हमारा, ठीक है। इससे हम क्या बताएंगे, अपना स्पिन कन्फिग्रेशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन का एटम या मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे स्पिन हो रहा है या उसका क्या कन्फिग्रेशन है उसके बेसिस पर। और ये एक तरीके से हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी या फोटोकेमिस्ट्री में ना बहुत फंडामेंटली आप बोल सकते हो बेसिक और इम्पॉर्टेंट होता है। आपको इसके की कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। एक तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन, हमारे इलेक्ट्रॉन का एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। उस मोमेंटम में क्या होता है, स्पिन होता है। स्पिन की जो वैल्यू होगी या तो पॉजिटिव हाफ होगी स्पिन अप में, और अगर स्पिन डाउन होगी तो नेगेटिव हाफ होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन में याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, ठीक है। और स्पिन की वैल्यू याद रखोगे, पॉजिटिव हाफ जब होगा तो स्पिन अप होगा, ऊपर की साइड होगा, और स्पिन डाउन होगा तो नेगेटिव हाफ होगा। ये याद रखना इलेक्ट्रॉन स्पिन में। साथ ही जो हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिट में है उनका आइडेंटिकल क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। 2 इलेक्ट्रॉन का सेम आइडेंटिकल क्वांटम नंबर नहीं होगा, उन दोनों का सेम ऑर्बिटल में होने की वजह से अपोजिट स्पिन रहेगा ही रहेगा। ये ध्यान रखना, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिट में है, आप ये समझो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं सेम ऑर्बिट में है, तो कभी उनका सेम क्या होगा, आइडेंटिकल क्वांटम नंबर हो ही नहीं सकता। और इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑर्बिटल में होंगे तो उनका अपोजिट स्पिन होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आइडेंटिकल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होगा सेम ऑर्बिटल में। फिर हमारा मल्टीप्लिसिटी आता है, मल्टीप्लिसिटी में उन्होंने बोला है 2s प्लस 12s प्लस 12s प्लस 1, वेयर SSS इज टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे हमारा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका सम जो होता है इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड होने पर, एक साथ उसको रखकर आप मल्टीप्लिसिटी से आराम से कह सकते हो बहुत मल्टीपल है, ठीक है, बहुत सारे क्वांटम नंबर्स हैं, स्पिन क्वांटम नंबर हैं, उनका सम हमने एक साथ कर दिया है जो साथ ही साथ अनपेयर्ड थे। इससे क्या होता है, जो हमारे पॉसिबल स्पिन स्टेट है, या फिर आप इससे ये पता कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन स्टेट्स हो सकते हैं एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। सिंगलेट, अब देखो आप उसमें आ जाओ कि सिंगलेट डबलेट स्टेट्स में क्या होता है, उसके बेसिस पर हम देखेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन स्टेट की हमने देखी है 3 स्टेट होती हैं, सिंगलेट, ड्यूप्लेट, ट्रिपलेट, ठीक है। सिंगलेट स्टेट में हमारा स्पिन जो होगा वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ट्यूबलेट में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। साथ ही साथ जो हमारा ट्रिपलेट होगा वहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, साथ ही साथ वो पैरेलल स्पिन करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये याद रखोगे। जैसे सिंगलेट स्टेट में होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन आप देखोगे, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे, जो ऑल आर स्पिन पेयर्ड, ठीक है। अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो वो स्पिन करेंगे पेयर में। ये तो समझ गए आप, अनपेयर होगा तो पेयर्ड में ही स्पिन करेंगे, तो जो टोटल स्पिन है हमारी वो 0 होगी। और साथ ही साथ आप मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर देखोगे, हमने 2s 12s एंड 12s प्लस 1 देखा था ना, तो ये उसके बेसिस पर हमारा मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा। साथ ही साथ जब हमारा एग्जाम्पल ले लो, ग्राउंड स्टेट होती है, जो हमारे क्लोज्ड शेल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मोस्टली क्लोज शेल्स मॉलिक्यूल होंगे उनकी ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के बेसिस पर आप कैसे करोगे, 1s इस तरीके से, जो हमने ऊपर मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर। ट्यूबलेट में हमने देखा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या फिर कॉमन होगा हमारे रेडिकल्स में, ठीक है। साथ ही साथ आप उसको कैसे अगर देखा जाए, हाफ स्पिन देखोगे, हाफ स्पिन होगी हमारा, मल्टीप्लिसिटी हमारा 2 होगा, ठीक है। तो रेडिकल स्पीशीज जो हो जाएगी हमारी 2x 2x एंड 2x।
आप इसको कैलकुलेट करोगे उसी के बेसिस पर जो हम ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है। और जो ट्रिपलेट आता है यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पैरेलल स्पिन के साथ, ठीक है। पैरेलल स्पिन के साथ होंगे तो जो हमारा टोटल स्पिन है वो 1 है, साथ ही साथ हमारी मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाती है। तो आप एक्साइटेड स्टेट देख सकते हो बहुत सारे मॉलिक्यूल की, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उस टाइम एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, जैसे 3x या 3p उसमें चले जाओगे आप। आपको याद है ना वो हम पढ़ते हैं SPD और वो सब, उसके बेसिस पर ये कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे एक ना जेबलॉन्स्की डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है मॉलिक्यूल का या कोई ट्रांजिशंस हैं उनके बीच का कैसे होती है, ये आप इनके देखो, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ब्लैक लाइन में आप देखोगे ये एनर्जी का लेवल है, ब्लू में आप देखोगे कितने पे एब्जॉर्बेंस हो रहा है। एब्जॉर्बेंस के साथ ही साथ आप फ्लोरोसेंस देख पाओगे, ग्रीन कलर में जो लाइट है ये एब्जॉर्बेंस के लिए है। फिर हमारा दूसरा क्या आ जाता है, फॉस्फोरेसेंस है, रेड कलर में ये फॉस्फोरेसेंस। साथ ही साथ इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है, ये यहाँ पे इंटरनल कन्वर्जन। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के साथ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है। तो ये आप देखोगे कि किस तरीके से हम अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी जो स्टेट होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है उसमें ट्रांजिशंस कैसे होते हैं, वो सब आप इसके थ्रू ना इजीली एक तरीके से समझ सकते हो। समझने के लिए फिर आप देखो जैसे वर्टिकल ट्रांजिशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटॉन्स लीडिंग टू एक्साइटेशन। हमारे फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है जो एक्साइटेशन स्टेट पर जा रहा है, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन स्टेट पर जा रहे हैं वर्टिकल ट्रांजिशन में। हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन में हमारे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, जैसे कि इंटरनल कन्वर्जन है या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है, तो आप हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन में देखोगे। डाउनवर्ड ट्रांजिशन में हमारा डिपिक्ट करता है कोई भी एमिशन प्रोसेस है, जैसे फ्लोरोसेंस है या फॉस्फोरोसेंस है, वो हमारे डाउनवर्ड ट्रांजिशन। अगर आपको पता करना है तो हम अपने डाउनवर्ड ट्रांजिशन के बेसिस पर देख सकते हैं कि हमारा फ्लोरोमेट्री का या फिर कैसे एमिशन प्रोसेस हो रहा है। एमिट होता है ना उसमें, तभी तो आपको फ्लोरोसेंस से इफेक्ट आएगा एमिशन के बाद। अब जैसे इंटरनल कन्वर्जन होता है या एक्सटर्नल कन्वर्जन है, तो आपका एक ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है जहां पर हमारा कोई भी एक्साइटिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक्साइटिंग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का या आप ये बोल सकते हो उसका मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन होता है सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर, जिसमें हमारा क्या करता है वो फोटोन एमिट नहीं करता, ठीक है। फोटोन एमिट नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर लाइक आप ये बोल सकते हो कि एक्साइटेशन स्टेट पर होने की वजह से उसका ना शिफ्ट होता है मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन स्टेट में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में उसका ट्रांजिशनल, आप एक फॉर्म से ट्रांजिशन होगा एक जगह से दूसरी जगह, ये आपका इंटरनल कन्वर्जन हो जाएगा। मैकेनिज्म के बेसिस पर देखा जाए जो हमारी एनर्जी है वो डिसिपेट होती है किसके बेसिस पर, वाइब्रेशनल एनर्जी के बेस पर जो हमारे सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट में है, जैसे कि सॉल्वेंट है या लैटिस है, उसके बेसिस पर मैकेनिज्म वर्क करता है। और उसका इफेक्ट क्या होगा, इंटरनल कन्वर्जन का इफेक्ट क्या होता है फ्लोरोमेट्री पे हमारा, वो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को कम कर देता है। क्यों कम करता है, क्योंकि वो एक तरीके से जो एक्साइटेड स्टेट में थे ना इलेक्ट्रॉन्स, उसको ना पाथवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। पाथवे प्रोवाइड करने की वजह से वो रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं, एमिशन नहीं होगा। तो एमिशन नहीं होता तो क्या होगा, हमारा फ्लोरोसेंस कम हो जाएगा। इनडायरेक्टली आप समझ जाओ, फ्लोरोमेट्री जब एमिशन नहीं होगा तो हमारा फ्लोरोसेंस इफेक्ट आप नहीं देखोगे, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी नहीं आ पाएगी। ये होता है हमारा इंटरनल कन्वर्जन। अब देखो जो हमारा एक्सटर्नल कन्वर्जन होता है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, इसमें ये भी नॉन रेडिएटिव है। इसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, जो ट्रांसफर होनी है एक्साइटेड मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर हो जाती है। आप एक तरीके से ये समझो, इसमें एक्सटर्नल कन्वर्जन में एनर्जी ट्रांसफर का लाइक उसका एक सिस्टम है, एनर्जी ट्रांसफर होगी हमारी एक्साइटेड मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर, किसमें, विसिनिटी के बेसिस पे। क्वेंचर देख सकते हो। मैकेनिज्म पर बात की जाए, मैकेनिज्म पर बात करोगे, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो वो क्या करेगी, डिसिपेट करेगी हीट को। क्या डिसिपेट करेगी, एज अ हीट दिखाएगी, या फिर एक तरीके से डिसिपेटेड एज हीट, और या फिर
वो अपने ही ट्रांजिशन स्टेट में चले जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट क्या होता है जब एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे तो वो हीट इमिट करती है, डिसिपेट करेगी। ठीक है, साथ ही साथ वो दूसरे अपने ही ट्रांजिशन में चली जाएगी। साथ ही साथ आप देखोगे इसका इफेक्ट फ्लोरोमेट्री पे क्या आएगा। ठीक है, फ्लोरोमेट्री पे इसका इफेक्ट ये आएगा कि जो फ्लोरोसेंस था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जो कंपीट करेगी किससे, रेडिएटिव एमिशन प्रोसेस से। ठीक है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है ना ये। कंपैरिजन के टाइम पे एक तरीके से देखा जाए, अगर कंपेयर करोगे रेडिएटिव एमिशन प्रोसेस से, तो यहाँ पर फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी कम ही आने वाली है, रिड्यूस ही होगा। इस चार्ट के बेसिस पर देखो, फ्लोरोमेट्री में जो इंटरनल कन्वर्जन होता है ना, वहाँ नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल कन्वर्जन में जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है दूसरे मॉलिक्यूल पर, इतना सा है। कंपेयर आप करोगे, आप दोनों को कंपेयर करके देखोगे, इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन होता है सेम मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ दूसरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंटरनल मतलब अपने ही अंदर इंटरनली ट्रांजिशन होगा। एक्सटर्नल कन्वर्जन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, सेपरेटली इंडिविजुअल होंगे वो मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। साथ ही साथ आप फ्लोरोमेट्री का रोल देखोगे, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कन्वर्जन है वो क्या करते हैं, वो एक पाथवे है जो क्वांटम यील्ड है हमारे फ्लोरोसेंस का, उसको कम करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, सेंसिटिविटी या एक्यूरेसी जो फ्लोरोमेट्रिक मेजरमेंट है वो अफेक्ट करता है। तो हमारा एक तरीके से हमें ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंटरनल कन्वर्जन और एक्सटर्नल कन्वर्जन से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। और साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जो फ्लोरोसेंस को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फ्लोरोसेंस का जो पहला आप फैक्टर देखोगे वो क्वांटम यील्ड होता है। क्वांटम यील्ड के बेसिस पर देखोगे ये हमारा रेशियो है, कितना फोटोन्स जो है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हुए हैं अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब किया गया है, उसका रेशियो होता है क्वांटम यील्ड। ये देखो, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब, ये हमारा क्वांटम यील्ड है। इन्फ्लुएंस क्या होता है, जैसे कि हमारा हाई क्वांटम यील्ड है वो इंडिकेट करेगा मोर एफिशिएंट फ्लोरोसेंस। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वांटम यील्ड हायर लेवल पर होगा उतना ज़्यादा मोर एफिशिएंट होगा हमारा फ्लोरोसेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर कॉन्जुगेशन जो है, जैसे हमारे एक्सटेंडेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस को एनहांस करते हैं। साथ ही साथ रिजिडिटी के बेसिस पर देखो, अगर रिजिड स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, नॉन रेडिएटिव डिके पाथवे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। हमारे यहाँ कॉन्जुगेशन क्या करेगा, एनहांस करता है, यहाँ नॉन रेडिएटिव पाथवे को रिड्यूस करता है, डिके को जो होने वाला है। फंक्शनल ग्रुप में आप देखो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो फ्लोरोसेंस एक्टिविटी को या फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ जैसे हमारे सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट भी बहुत आता है। आप पोलर, विस्कस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर अगर देखो ना, जैसे हमारा पोलर सॉल्वेंट है वो स्टेबलाइज कर सकता है एक्साइटिंग स्टेट पर। मतलब अगर डिफरेंस देखो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, तो एक तरीके से पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्टेबल रहते हैं। साथ ही साथ उनके एनर्जी गैप्स थोड़ा बहुत अफेक्ट होते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट कैन स्टेबलाइज एक्साइटेड स्टेट डिफरेंटली देन ग्राउंड स्टेट, अफेक्टिंग एनर्जी गैप। विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी जो है मॉलिक्यूलर मोशन को रिड्यूस करते हैं। देखो, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी ना, हायर विस्कोसिटी होगी, तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, मूवमेंट है, वो कम हो जाएगा। ये नॉर्मल सबको पता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होने की वजह से होगा। पोटेंशियली अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरोसेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा फ्लोरोसेंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ठीक है, या फ्लोरोसेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑल्टर होती हैं, ऑल्टर हो जाती हैं हमारी सॉल्वेंट इफेक्ट में। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इफेक्ट करेगा, फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी इफेक्ट कर देगा। टेम्परेचर के बेसिस पर देखा जाए, हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नॉर्मल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल कोलिजन जो है वो एक तरीके से बढ़ जाएगा, और जो हमारा क्या प्रमोट करेगा, नॉन रेडिएटिव डिके। नॉन रेडिएटिव डिके होगा तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस हमारा कम हो जाएगा। तो आप कोरिलेट करके वो देख सकते हो, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस तरीके से हमारा फ्लोरोसेंस भी कम हो जाएगा। फिर पीएच के बेसिस पर देखेंगे हम,
पीएच में क्या होता है, जो हमारी आयनाइजेशन होता है ना, आयनाइजेशन स्टेट में प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, और जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा हमारा फ्लोरोसेंस भी अफेक्ट होगा, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। ठीक है, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन। एप्लीकेशन जैसे कभी हमें कोई भी पीएच डिपेंडेंट फ्लोरोसेंस स्टडी करनी है किसी भी कंपाउंड की, तो वहाँ काम आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर देखो सेल्फ क्वेंचिंग। ठीक है, क्वेंचिंग देखो नीचे भी हम पढ़ने वाले हैं। क्वेंचिंग का मतलब है कोई ऐसा प्रोसेस जहां पर हमारा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी कम होती है किसी भी सैंपल की। अब देखो सेल्फ क्वेंचिंग में क्या होता है, हायर अगर कंसंट्रेशन होगा, जो फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल है जब उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन होने की वजह से क्या करेंगे, वो क्वेंचिंग करेंगे। मतलब सेल्फ क्वेंचिंग में ये होता है कंसंट्रेशन के बेसिस पर फ्लोरोसेंस कम हो जाता है, फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी सैंपल में कम हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इनर फिल्टर इफेक्ट देखोगे, वहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है एमिटेड लाइट्स का, जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं सेम सैंपल में, तो वो क्या कर देते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। जैसे आप सोचो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से एमिट हुआ है, तो उसको क्या करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, सैंपल जो है हमारे सैंपल में हुआ ये सब, वो हमारा फ्लोरोसेंस जो इफेक्ट था उसको जो ऑब्जर्व करने वाला था वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर्स, जैसे क्वेंचर्स हमारे ऑक्सीजन हो गया है, हेलाइड आयंस है, ये कॉमन क्वेंचर्स हैं, इनके पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से क्वेंचिंग होती है। हेलाइड आयंस हैं, कुछ हेवी एटम्स हैं, वो क्या करते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करा देते हैं। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करने से क्या होता है, फ्लोरोसेंस इफेक्ट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्वेंचिंग में ये होता है कि कोई ऐसा प्रोसेस, ठीक है, कोई ऐसा प्रोसेस जो फ्लोरोसेंस को डिक्रीज कर देता है। क्वेंचिंग रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट डिक्रीजेस द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी ऑफ अ सैंपल। हमने बताया था ना, हमारे सैंपल में जो इंटेंसिटी है फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी आने वाली है वो कम कर देगा। बहुत सारे मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बेसिस पर देखा जाए, ये डायनामिक बेसिस पर भी हो सकता है, स्टैटिक मैकेनिज्म के बेसिस पर हो जाएगा। अब जब टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग पढ़ेंगे ना, उसमें देखोगे आप कि किस तरीके से ये वर्क करता है। टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग में हमारी डायनामिक कोलिजन क्वेंचिंग भी बोलते हैं उसको, स्टैटिक क्वेंचिंग, सेल्फ क्वेंचिंग, सेल्फ एब्जॉर्प्शन जो हमने देखा था, एनर्जी ट्रांसफर। डायनेमिक क्वेंचिंग में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देखोगे तो ये तब होता है जब हमारा एक्साइटेड फ्लोरोफोर है वो कोलाइड करता है किससे, क्वेंचर मॉलिक्यूल से। जब क्वेंचर मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो ये हमारे ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा बिना फोटोन को एमिट किए। ठीक है, आप क्वेंचिंग के मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हमारा फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी कम हो जाती है किसी सैंपल में, वो किस तरीके से होती है। अगर डायनेमिक क्वेंचिंग पे देखो या कोलिजन क्वेंचिंग पर बात करें, तो हमारा एक एक्साइटेड फ्लोरोफोर है। ठीक है, हमारा एक्साइटेड फ्लोरोफोर क्या करेगा, क्वेंचर मॉलिक्यूल से भिड़ जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। कोलाइड होने की वजह से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट में पहुंचने की वजह से वो फोटोन एमिट नहीं करेगा ग्राउंड स्टेट में, तो हमारा एक तरीके से फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। वहाँ पे हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। ये सबको पता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है धीरे धीरे। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, एक फैक्टर हमारा टेम्परेचर था ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही कोलिजन फैक्टर बढ़ेगा। कोलिजन फैक्टर बढ़ता है तो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी कम हो जाती है। स्टैटिक क्वेंचिंग में क्या होता है, हमारे जो नॉन फ्लोरोसेंट वहाँ पे नॉन फ्लोरोसेंट ग्राउंड स्टेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, नॉन फ्लोरोसेंट ग्राउंड स्टेट कॉम्प्लेक्स बनता है किसके बीच में, फ्लोरोफोर और क्वेंचर के बीच में। एक्साइटेशन से पहले हमारा एक ग्राउंड स्टेट कॉम्प्लेक्स बनेगा नॉन फ्लोरोसेंट का। वो क्या करेगा, एक तरीके से क्वेंचिंग करने से फ्लोरोसेंट की इंटेंसिटी कम करेगा। अगर आप कंसंट्रेशन के बेसिस पर देखो, कंसंट्रेशन में ये होता है क्वेंचिंग, एक तरीके से कंसंट्रेशन अगर क्वेंचर की हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी कम होती है। हमें कोरिलेट करके पढ़ना है दोनों पॉइंट्स को। साथ ही साथ सेल्फ क्वेंचिंग, हमने सेल्फ क्वेंचिंग में देखा था कि जो फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्वेंच करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से क्वेंच करेंगे तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस जो है वो एक हाई कॉन्सेंट्रेशन पर देखा जाए तो वो कम हो जाता है। ठीक है, सेल्फ क्वेंचिंग आपस में ही कर लेते हैं कि ठीक है एब्जॉर्ब कर देते हैं एक मॉलिक्यूल को, यहाँ से दूसरे ने लाइक एब्जॉर्ब कर लिया। सेल्फ क्वेंचिंग बोल लो या सेल्फ एब्जॉर्प्शन बोल दो। जैसे कोई एमिटेड फोटोन है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा किसी और फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल से।
ठीक है, किसी और फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल के थ्रू वो रीएब्जॉर्प्शन फेज में चला जाएगा। अब जैसे यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जैसे हम कह दें कि फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर है, कोई नॉन रेडिएटिव ट्रांसफर हो रहा है एक्साइटेड एनर्जी का किसी डोनर से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ट्रांसफर किसका हो रहा है? नॉन रेडिएटिव ट्रांसफर है एक्साइटेशन एनर्जी का डोनर से एक्सेप्टेबल मॉलिक्यूल तक। आप ऐसे मान लो डोनर से एक्सेप्टेबल मॉलिक्यूल के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है, उसकी वजह से भी क्वेंचिंग हो सकती है। इम्प्लीकेशन अगर देखा जाए कैसे इम्प्लीकेट हो, एनालिसिस के टाइम पे जब क्वेंचिंग स्टडीज़ की जाती है ना, क्वेंचिंग स्टडीज़ एक तरीके से हमारे मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन और उसके डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है क्वेंचिंग हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ यूज़ है, आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। एनालिसिस में क्वेंचिंग स्टडीज़ इसलिए करते हैं किसी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो चाहिए हो, या हमें डिस्टेंस पता करना हो एक तरीके से। एप्लीकेशन जैसे बायोकेमिकल ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ते हैं, लाइगेंड बाइंडिंग पढ़ते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस देखे जाते हैं, वहाँ पे हम अपने क्वेंचिंग को यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस को। कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्वेंचिंग को, जैसे क्वेंचर कंसनट्रेशन है, हाई कंसनट्रेशन होगा तो क्या होगा, क्वेंचिंग की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, एनहांस हो जाती है। टेम्परेचर के बेसिस पर देखो, अगर हमें डायनेमिक क्वेंचिंग देखनी हो और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे एक तरीके से फास्टर डिफ्यूजन की वजह से अच्छे से क्वेंचिंग हो पाएगी। साथ ही साथ जो हमारा स्टैटिक क्वेंचिंग है वो एक तरीके से कम हो जाता है टेम्परेचर के बेसिस पर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है कम कर पाता है, लोअरिंग कर थोड़ा सा ना लाइक बन नहीं पाता। जैसे हमारे स्टैटिक क्वेंचिंग में हमने देखा था ना, वहाँ नॉन रेडिएटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा था फ्लोरोसेंस के बेसिस पर, तो यहाँ पे टेम्परेचर से नहीं होगा। सॉल्वेंट विस्कोसिटी, हायर विस्कोसिटी होगा तो स्लो मोबिलिटी होगा, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट कम होगा, जिससे कि हमारा कोलिजन क्वेंचिंग जो है वो कम हो जाती है। देखो कोलिजन जो हमारी डायनेमिक क्वेंचिंग है उसमें हमारे पार्टिकल्स का मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। अब जब मोबिलिटी कम हो जाएगी तो हमारा कोलिजन क्वेंचिंग को कम करेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रल ओवरलैप है, जैसे कि ओवरलैप हमारी जो फ्रेट है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, फ्रेट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, जो एनर्जी ट्रांसफर रेट है हमारा उसको इम्प्रूव कर देगा। इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन जो हमारी फ्लोरोमेट्री में, हम एक बार इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइट सोर्स होता है, किस तरीके से जाता है। आप अपने माइंड में इंस्ट्रूमेंटेशन बिठा लोगे, देखो आप बहुत ईजी होता है इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना अगर आपके माइंड में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन सेट हो तो। इफ़ इन केस अगर वो सेट नहीं हो पा रहा है तो आप उसको सही से नहीं पढ़ रहे हो। टेक्निक्स पढ़नी है तो इंस्ट्रूमेंटेशन को ध्यान रखो, इंस्ट्रूमेंटेशन याद रहेगा, आप उसको एक तरीके से अपने चार्ट में स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हो इजीली। वो आप मतलब रिमेम्बरेंस के लिए इजी है, आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो रिमेम्बरेंस के टाइम पर इंस्ट्रूमेंट याद आ जाएगा आपको। हमारा फ्लोरोमेट्रिक का इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ इस तरीके का दिखता है। लाइट सोर्स होगा, एक्साइटेशन फिल्टर करेगा, फिल्टर से यहाँ पे एक डाइक्रोइक फिल्टर लगा होगा, वो क्या करेगा, यहाँ से इसको पास करेगा दूसरी। ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन आ रहा है, आर्क फॉर्मेशन हो रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ से करेगा, यहाँ से सैंपल होल्डर से जाएगा, सैंपल होल्डर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके थ्रू वो पास करेगा, हमारे कहाँ जाएगा, एमिशन फिल्टर पर। एमिशन फिल्टर से कहाँ जाएगा, एमिशन फिल्टर से फिल्टर होकर ये हमारे डिटेक्टर के पास जाएगा, डिटेक्टर के बाद हमारा जाएगा आउटपुट, आउटपुट प्रोवाइड करना है इसको, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक, ये पूरा आप याद कर लेना, रिमेंबर करो कि कैसे कैसे जाता है। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं फ्लोरोमेट्री के, जैसे लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स में आप ऐसा तो है नहीं कि बल्ब ला के लगा दोगे, ट्यूबलाइट लगा दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या लगाओगे, ज़ेनन आर्क लैंप लोगे जो एक तरीके से स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगा, यूवी से विजिबल रीजन के बीच में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, हाई इंटेंसिटी और स्टेबिलिटी के बेसिस पर देखो तो ज़ेनन आर्क लैंप है। वहीं हमारा मर्करी वेपर लैंप होता है, वो हमारी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे इंटेंस लाइंस प्रोवाइड करता है। हमारा क्या है, हमें कि एक विजिबल रीजन चाहिए, उसके बेसिस पर हमें लाइट सोर्स सेलेक्ट करना है। लेजर्स है जो एक तरीके से मोनोक्रोमेटिक या कोहेरेंट लाइट प्रोवाइड करता है, हाईली सेंसिटिव है या आइडियल है हाई सेंसिटिविटी के लिए, या एप्लीकेशन वहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है।
एलईडीज भी आ गया। लो एलईडीज में एक तरीके से एनर्जी एफिशिएंट है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत सारी वेरियस वेवलेंथ के में अवेलेबल होता है। वेवलेंथ के बेसिस पर ही हमें लेना है क्योंकि हमें देखना है आगे चलकर। और जैसे ही हमारा एक्साइटेशन मोनोक्रोमैटर पर हिट करेगा लाइट सोर्स, तो उसका फंक्शन क्या है, हमारे स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है या जो हमें लाइट यूज करनी है सैंपल में एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए, एक्साइट करने के लिए सैंपल को, तो वो किसका काम है, हमारा एक्साइटेशन मोनोक्रोमैटर, जिसमें हमारा प्रिज्म हो सकता है या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो सकता है। आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। प्रिज्म पहले के टाइम पे ज़्यादा यूज किया जाता था, अगर आप अब के टाइम पे कंपेयर करो, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज किया जाता है। सैंपल होल्डर हम पढ़ चुके हैं। सैंपल होल्डर में आप क्यूबिट्स ले सकते हो या फ्रंट फेस सैंपल होल्डर ले सकते हो। जैसे कोई सॉलिड या ओपेक सैंपल हो तो उसके लिए ये यूज कर लो फ्रंट। हम क्यूबिट जो है एक तरीके से क्वार्ट्ज का बना होता है यूवी रेंज के बेसिस पर। हमारे ग्लास को भी आप वहाँ यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, क्यूबिट इसलिए यूज किया जाता है कि अगर थोड़ा सा ना वो लाइट स्कैटरिंग जो होने वाली है, जो हमारी लाइट स्कैटर होगी एक डिफरेंट डायरेक्शन में क्यूबिट के थ्रू, तो वो थोड़ा सा ना कम हो जाती है। मिनिमाइज करने के लिए उसके इफेक्ट को हम क्यूबिट यूज करते हैं। और जैसे कभी भी फ्रंट फेस सैंपल होल्डर है, अगर एक ही साइड पे एक्साइटेशन और एमिशन मेजर करना है तब यूज कर सकते हो। अब एमिशन मोनोक्रोमैटर है, ठीक है, वो जो हमारा इस तरीके से लाइट सोर्स गया, स्ट्राइक लाइक यहाँ स्ट्राइक किया, देन फिर यहाँ पर स्ट्राइक किया, इसके बाद यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद कहाँ पहुंचेगा, एमिशन पर, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है। साथ ही साथ एमिशन मोनोक्रोमैटर में क्या करेगा, वो एमिटेड फ्लोरोसेंस जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ पर जो भी फ्लोरोसेंस एमिट किया गया है उसको आइसोलेट करने का काम करता है, सेपरेट आउट करेगा, अलग अलग करेगा वेवलेंथ के बेसिस पर। ये हमने देखा था ना कि 500 के बेसिस पर वो अलग कर देगा, 600 के बेसिस पर ना वेवलेंथ अलग हो जाएगी, हमारा फ्लोरोसेंस जो एमिट हुई है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ कंसिडरेशन जो होता है हाई रेजोल्यूशन होता है। स्ट्रे लाइट रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर देखा जाए हमारा। साथ ही साथ डिटेक्टर्स, हमने डिटेक्टर्स यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ेंगे। बस हमारा एमिशन मोनोक्रोमैटर आप एक देखोगे, थोड़ा सा शायद आपको लगे एक्स्ट्रा है यहाँ पर। जो हमारे डिटेक्टर्स हैं, डिटेक्टर्स में हमारे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं जो सेंसिटिव होते हैं लो लाइट लेवल के, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है इनका, जल्दी रिस्पॉन्स दे देते हैं। जो हमारे सीसीडी हैं, चार्ज कपल डिवाइसेस, वो साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल वेवलेंथ को। अगर साथ ही साथ बहुत सारी वेवलेंथ आ रही है मल्टीपल एट अ टाइम, तो उनको डिटेक्ट करने में तो ये अच्छा है ना, एक तरीके से देखा जाए एफिशिएंसी के बेसिस पर ये हाई क्वांटम एफिशिएंसी है, ठीक है। फिर हमारे फिल्टर्स आ जाएंगे। फिल्टर्स क्या है, जैसे बैंड पास फिल्टर है, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज पर ही ट्रांसमिट करेगा और जो अनवांटेड लाइट है उसको एलिमिनेट कर देगा, हमें नहीं चाहिए तो उसको हटा देगा। साथ ही साथ जो कट ऑफ फिल्टर है वो एक वेवलेंथ के बिलो जाते हैं तो उनको ब्लॉक कर देता है, या अब ऊपर चले जाते हैं, हमें चाहिए पर्टिकुलर जैसे 400 to 700, ठीक है। तो अगर इससे नीचे गया तो ब्लॉक कर देगा, इससे ऊपर गया तो ब्लॉक कर देगा। यहाँ 700 800 जो भी मानना है वो मान लो, इससे ऊपर गया वो तब भी ब्लॉक कर देगा। कट ऑफ फिल्टर्स का काम ये होता है, बैंड पास में वो पर्टिकुलर जो हमारा ब्रॉडबैंड है या बैंड पास है वही सिर्फ उसको पास करेगा और सबको हटा देगा, एलिमिनेट कर देगा जो अनवांटेड है। फिर देखो डेटा प्रोसेसिंग, लास्ट मोमेंट पर डेटा प्रोसेस भी हमें करना है। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ करोगे या सॉफ्टवेयर्स यूज़ करोगे आपको अगर डेटा चाहिए उसके बेसिस पर। डेटा प्रोसेसिंग में हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर्स हैं जो एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को, साथ ही साथ आपका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। स्पेक्ट्रल डिस्प्ले है, वहाँ पर दिखाएंगे आपका क्वांटिटेटिव रिजल्ट जो आने वाला है वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब वर्किंग क्या है, हमारे फ्लोरोमेट्री की वर्किंग अगर देखो, एक्साइटेशन में हमारा सैंपल है वो इल्यूमिनेटेड होगा किससे, यूवी या विजिबल लाइट से, इनके थ्रू होगा। एब्जॉर्प्शन, हमारे जो मॉलिक्यूल है सैंपल में वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचेंगे, हायर मतलब एक तरीके से हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाएंगे, बिकम एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी स्टेट, ये हमें पता है। हमारा मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाएगा एब्जॉर्प्शन के बाद। साथ ही साथ जैसे नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन है, कुछ एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, मतलब एक तरीके से आप सोचो निकल जाती है हीट के थ्रू। आप वैसे समझ जाओ कि नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू, जो हमारा नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन मान लो या नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी ना लॉस्ट होती है। साथ ही साथ वो मॉलिक्यूल को ना लोअर वाइब्रेशनल लेवल पर लाता है, इसमें एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही।
हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है जो एक्साइटेड स्टेट में है उसको क्या कर देता है, ये लोअर वाइब्रेशनल लेवल पर ले आता है इस प्रॉपर रिलैक्सेशन मोड पे। फिर एमिशन होता है, जो हमारा एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा। एमिशन, जब देखो भाई कोई चीज़ एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट पर आएगी तो क्या होगा, कुछ निकलेगा बाहर, एमिट करेगा। वो क्या एमिट करेगा, लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट को एमिट करेगा लॉन्गर वेवलेंथ पर, ठीक है। लॉन्गर वेवलेंथ में कंपैरेटिवली एक्साइटेड लाइट जो थी, हमारी एक्साइटेशन लाइट थी, जिसमें हमारा क्यों, किसकी वजह से नहीं हुआ, एनर्जी लॉस की वजह से, ठीक है। कंपेयर अगर करोगे तो लॉन्गर वेवलेंथ देन द एक्साइटेशन लाइट ड्यू टू एनर्जी लॉस। हमारा एनर्जी एमिशन के टाइम पर क्या होगा, यहाँ एनर्जी लॉस होगा, साथ ही साथ एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से हमारा ग्राउंड स्टेट पर पहुंचेगा। इसके पहुंचने की वजह से एमिशन होगा किसका, लाइट का। लाइट किस फॉर्म में होगी, फ्लोरोसेंस फॉर्म में। फिर हमारा डिटेक्शन है, डिटेक्शन का काम क्या होगा, डिटेक्टर लगा होगा, हमने देखा था डिटेक्टर लगे रहते हैं। डिटेक्टर हमारे राइट एंगल पर प्लेस होते हैं। जो हमारा डिटेक्टर है उसको राइट एंगल पर लगाया जाएगा जिससे कि क्या हो, वहाँ पे हमारी एक्साइटेशन बीम आ सके। एक्साइटेशन बीम आ जाएंगी तो क्या मेजर करेगा, हमारी इंटेंसिटी मेजर करेगा, जो एमिटेड फ्लोरोसेंस को है ना उसको मेजर कर पाएगा। एट द एंड हमें मेजर जो एमिटेड फ्लोरोसेंस है, एमिशन के बाद आया है, वो डिटेक्टर पर डिटेक्ट होने के लिए आया, मेजर करेंगे। साथ ही साथ स्पेक्ट्रल एनालिसिस होगा, जो एमिशन हुआ है या एमिशन इंटेंसिटी है उसको हम एमिशन वेवलेंथ के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। आप ऐसे समझ लो, एक ग्राफ है हमारा, हमारी एमिशन इंटेंसिटी हो गई, एमिशन इंटेंसिटी को एमिशन वेवलेंथ के बेसिस पर अगर प्लॉट करोगे, जो ग्राफ आएगा वो हमारा एक तरीके से डेटा प्रोवाइड करेगा। हमारे सैंपल के बारे में जो डेटा है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, उसके बेसिस पर हमें डेटा मिलेगा। ये हमारा स्पेक्ट्रल एनालिसिस है। क्वांटिफिकेशन में क्या होता है, जो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी है हम उसे कंपेयर करेंगे अपने कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड से, ठीक है। हमारे पास देखो ऑलमोस्ट सबका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आप ये बोलो कि रेफरेंस होता है, जिससे कि आप कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हो फ्लोरोसेंट स्पीशीज़ का, या किसी भी पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट स्पीशीज़ का आप कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हो। कंपेयर करोगे जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी आई है हमारी कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड से। एप्लीकेशन देखो, कहाँ कहाँ फ्लोरोमेट्री को यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होने वाला है कि हमें फ्लोरोसेंट कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, तब यूज़ करेंगे। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूलर इन्वायरमेंट है, इंट्रैक्शन होने वाला है या कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हैं, वहाँ पर आप पर्टिकुलरली फ्लोरोमेट्री को यूज़ करोगे। डीएनए एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हम फ्लोरोसेंट डाइस यूज़ करते हैं ना सीक्वेंसिंग या डिटेक्शन के टाइम पर, तब डीएनए एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में आप देखोगे डिटेक्ट करता है किसी भी बायोमॉलिक्यूल को। जैसे हमें किसी डिजीज का डायग्नोसिस कराना है या डिजीज का डायग्नोसिस होना है, तो क्लिनिकल आप समझ जाओ डिजीज का डायग्नोस होने वाला है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर, एयर, सॉइल में, उसका पता करेंगे। कोई भी ड्रग का इंट्रैक्शन या प्रॉपर्टी पता करानी है फ्लोरोसेंस बेसिस पर, तो ड्रग डिस्कवरी होगी। सेल बायोलॉजी में क्या होता है, हमारा सेलुलर प्रोसेस है, कोई भी उसको विजुलाइज कर सकते हो फ्लोरोसेंट डाई या प्रोटीन के बेसिस पर, जैसे जीएफपी है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फूड इंडस्ट्री में अगर आपको कंटामिनेंट, ठीक है, जैसे कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हो, कंपाउंड का कंसंट्रेशन मेजर करा सकते हो। बहुत सारी जगह इसको पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगह फ्लोरोमेट्री का एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ठीक है।